आइसलैंड में एक ज्वालामुखी जाग उठता है। एक पहाड़ फटता है, लाखों टन राख को आसमान में उगलता है। आइसलैंड में आजकल कुछ अजीब हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इस देश में लगातार तेज भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। आइसलैंडिक मौसम विज्ञान कार्यालय और भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह सामान्य ज्वालामुखीय गतिविधि नहीं है। यह भूवैज्ञानिक चक्र बहुत लंबा होता है, जो कई पीढ़ियों तक चलता है। हैरानी की बात है कि यह केवल कुछ वर्षों की बात नहीं है। यह संभव है कि यह 200 से 400 वर्षों तक भी चल सकता है। इसका मतलब है कि आइसलैंड में आज पैदा होने वाले बच्चे भी शायद अपनी उम्र बढ़ने तक ज्वालामुखी की वही गतिविधि अनुभव करेंगे, और यहां तक कि उनके पोते पोतियां और आने वाली पीढ़ियां भी शायद इसी स्थिति का सामना करेंगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इस देश में लावा का बहना और जमीन का हिलना क्यों रुकता नहीं है? इसका जवाब आइसलैंड के ठीक नीचे छुपा है। चर्चा शुरू करने से पहले कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। चलिए शुरू करते हैं। यह अटलांटिक महासागर में कोई साधारण द्वीप नहीं है। यह दुनिया की उन अनोखी जगहों में से एक है जहां पृथ्वी की दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स सीधे मिलती हैं। एक तरफ है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और दूसरी तरफ है यूरोशियन प्लेट। ये दोनों हर साल धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इनकी गति बहुत धीमी है। ये लगभग उतनी ही तेज है जितनी हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन चाहे ये कितनी भी धीमी क्यों ना हो, इसका जमीन के नीचे बहुत बड़ा असर होता है। इन दोनों प्लेटों के दूर जाने से पृथ्वी की क्रस्ट में दरारें बनती हैं और मेंटल के बहुत गर्म हिस्से से मैग्मा ऊपर उठता है ताकि नई जगह को भर सके। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वह नया पत्थर बन जाता है। इस तरह पृथ्वी की क्रस्ट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी तरह बहुत लंबा मिड अटलांटिक रिज बना। यह पूरी पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह 16,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका अधिकतर हिस्सा समुद्र के नीचे छुपा है। लेकिन आइसलैंड में यह अलग दिखता है, क्योंकि यह रिज अचानक ऊपर उठता है और समुद्र की सतह के ऊपर आ जाता है, और यहीं से इस देश की अनोखी कहानी शुरू होती है। लेकिन आइसलैंड के नीचे और क्या छुपा हुआ है? असल में आइसलैंड के नीचे एक और भी ज्यादा ताकतवर शक्ति काम कर रही है। सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स का अलग होना ही नहीं, टेक्टोनिक प्लेट्स ही वजह है कि आइसलैंड इतना सक्रिय है। लेकिन एक और बड़ा कारण है, और वो ये है कि पूरा देश एक मेंटल हॉटस्पॉट के ऊपर स्थित है। आखिर ये है क्या? यह पृथ्वी के अंदर का वो हिस्सा है जो मेंटल के सामान्य पत्थरों से अधिक गर्म होता है, और इतनी ज्यादा गर्मी के कारण पत्थर आसानी से पिघलकर मैग्मा बन जाते हैं। ज्यादा मैग्मा इकट्ठा होता है और भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। ज्वालामुखी के जोरदार विस्फोट की संभावना ज्यादा होती है, जैसे दो मशीनें एक जगह को ऊपर धकेल रही हों। इसलिए आइसलैंड दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार मिड अटलांटिक रिज और मेंटल हॉटस्पॉट का एक ही जगह पर मिलना पृथ्वी पर बहुत ही दुर्लभ है। यही कारण है कि यह द्वीप बहुत लंबे समय से लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां कई देश समुद्र के कटाव से धीरे धीरे अपनी जमीन खो रहे हैं, वहीं आइसलैंड लगातार नई जमीन बना रहा है। आग से निकलने वाली नई जमीन ग्रह के गहरे हिस्से से आती है, जबकि पृथ्वी बहुत पुरानी है। हमारे ग्रह की उम्र लगभग 4 अरब साल से भी ज्यादा मानी जाती है। लेकिन अगर इसकी तुलना आइसलैंड से करें तो आइसलैंड मानो दुनिया का अभी अभी जन्मा हिस्सा है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह देश अभी भी बहुत युवा है। आइसलैंडिक मौसम विज्ञान कार्यालय और भूवैज्ञानिकों के अनुसार आइसलैंड के सबसे पुराने पत्थर वेस्ट फ्योर्ड्स और ईस्टर्न ईस्ट फ्योर्ड्स में हैं। इनकी उम्र लगभग 16 से 18 मिलियन साल ही है। हमारे लिए यह समय बहुत लंबा लग सकता है। पृथ्वी के इतिहास में यह मानो कल ही हुआ हो। ताकि आपको अंदाजा हो सके, यूरोप के मुख्य भूमि के कई हिस्सों में चट्टानें हैं जिनकी उम्र 500 मिलियन साल से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि आइसलैंड से यह अंतर बहुत बड़ा है। दक्षिण की ओर बढ़ने पर जमीन और नई हो जाती है। रिक्यानस प्रायद्वीप में कई जगहें हैं जो सिर्फ 3 से 7 मिलियन साल पहले बनी हैं, जो भूविज्ञान में बहुत नई मानी जाती हैं। इसका मतलब है कि इस देश में प्रकृति का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ।
जिसे आज भी ज्वालामुखी बदल रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सुरत्से नाम का छोटा द्वीप। 1963 में अटलांटिक महासागर के उस हिस्से में कोई द्वीप नहीं था, वहां सिर्फ समुद्र ही था। इसके बाद समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी फूटना शुरू हुआ। धीरे धीरे गहराई से लावा ऊपर उठने लगा। यह समुद्री पानी के साथ मिलते हुए ठंडा हो गया और कुछ ही वर्षों में एक नया द्वीप जन्मा। ऐसा लगा जैसे समुद्र से अचानक दुनिया का एक नया टुकड़ा उभर आया हो। क्योंकि वैज्ञानिकों को सटीक समय पता था जब सुरत्से बना था, उन्होंने इसे प्रकृति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोगशाला बना दिया। यहां आम लोगों का प्रवेश सख्ती से मना है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जीवन के प्राकृतिक विकास में कोई बाधा न आए। सालों के बीतने के साथ धीरे धीरे पक्षी आने लगे। फिर हवा ने पौधों के बीज यहां ला दिए। धीरे धीरे घास, काई, कीड़े और अन्य जीव भी बढ़ने लगे। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने देखा कि कैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत होती है जब कोई जगह पहले सिर्फ पत्थर और लावा से भरी होती है। ये दुनिया के कुछ स्थानों में है जहां पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण शुरू से ही देखा और समझा गया है। लेकिन आइसलैंड की यह नवयुवावस्था अपने साथ एक और बात भी लाती है। जब जमीन अभी नई होती है तो इसका मतलब है कि इसके नीचे की दरारें भी ताजा होती हैं। मैग्मा की गतिविधि भी ज्यादा सक्रिय होती है। ज्वालामुखी अधिक बार फटते हैं और शक्तिशाली भूकंप भी अधिक बार आते हैं। आइसलैंडिक मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार पूरे देश में लगभग 30 सक्रिय ज्वालामुखी प्रणालियां हैं। सटीक संख्या गिनना आसान नहीं है। कुछ ज्वालामुखी प्रणालियों में सिर्फ एक बड़ा ज्वालामुखी होता है, जबकि कुछ में जमीन के नीचे लंबी दरारों की कतार होती है जो कई हिस्सों में फट सकती हैं। कुछ ज्वालामुखी सैकड़ों साल शांत रहकर फिर सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए भूवैज्ञानिकों के गिनने के तरीके पर निर्भर करता है। मुख्य सक्रिय ज्वालामुखी प्रणालियों की संख्या 28 से 33 के बीच हो सकती है। पिछले 10,000 वर्षों में आइसलैंड में 100 से अधिक ज्वालामुखी फट चुके हैं। यह पूरे यूरोप में सबसे अधिक संख्या में से एक है। देश के अनोखे स्थान के कारण लगभग सभी तरह के ज्वालामुखी विस्फोट देखे जा सकते हैं। यहां देखा जा सकता है कि कुछ ज्वालामुखी धीरे धीरे पतली लावा निकालते हैं जो कई किलोमीटर तक बहती है। कुछ ज्वालामुखी अचानक फटते हैं और आकाश में बहुत बड़ा राख का बादल उछालते हैं। कुछ विस्फोट सिर्फ पहाड़ पर नहीं बल्कि जमीन की लंबी दरारों पर भी होते हैं। कुछ बड़े काल्डेरा भी बनते हैं जब जमीन के नीचे से बहुत सारा मैग्मा खत्म हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो आइसलैंड वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा क्लासरूम जैसा है, जहां वे दुनिया के लगभग सभी प्रकार के ज्वालामुखियों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इन सभी खतरों के बावजूद आइसलैंड के अधिकांश लोग यहीं रहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि पूरे देश में जलवायु एक जैसी नहीं है। आइसलैंड का मध्य भाग अधिकतर पहाड़ों, लावा क्षेत्रों, बर्फ और विशाल ज्वालामुखीय रेगिस्तानों से बना है। यह क्षेत्र साल भर ठंडा रहता है और यहाँ कम लोग रहते हैं। दूसरी ओर तटीय इलाकों में हालात बेहतर हैं, खासकर देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। इसलिए अटलांटिक ओशन की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम बहुत मददगार है। इसी कारण सर्दियों में कई बंदरगाह नहीं जमते और आइसलैंड के पास समुद्र में मछली पकड़ना आसान होता है। यह मछलियां खासकर कोल्ड फिश बहुतायत में हैं, इसलिए कई समुदाय विकसित हुए। आबादी बढ़ने पर कस्बे भी बड़े होते गए। यहाँ पर और ज्यादा सड़कें बनी, ज्यादा घर बने, ज्यादा अस्पताल बने और ज्यादा स्कूल बने और धीरे धीरे ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया। वर्तमान में आइसलैंड की आबादी का बड़ा हिस्सा रेक्याविक और उसके आसपास के इलाकों में रहता है। यहीं पर देश की अधिकांश महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे भी स्थित हैं। लेकिन आइसलैंड को प्रकृति ने सिर्फ मछलियां ही नहीं दी हैं। उन्होंने सीखा कि जमीन के नीचे की गर्मी का उपयोग कैसे करें। कोयले या जीवाश्म ईंधन की बजाय आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा अपनाता है। आइसलैंड के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश के 85% से अधिक घरों को भूतापीय पानी से गर्म किया जाता है। जमीन के नीचे से बहुत गर्म पानी को गहरे कुओं के जरिए ऊपर लाया जाता है। इसके बाद इसे घरों, इमारतों, स्विमिंग पूल्स और यहां तक कि कुछ सड़कों तक भी पहुंचाया जाता है ताकि सर्दियों में बर्फ पिघल सके। सीधे शब्दों में कहें तो वही गर्मी जो विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोटों का कारण बन सकती है,
वही लाखों लोगों को आरामदायक और स्वच्छ ऊर्जा भी देती है। जैसे जैसे शहर और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं, खतरा भी बढ़ता है, क्योंकि अब और भी ज्यादा लोग उन इलाकों में रहते हैं जो अगले ज्वालामुखी विस्फोट की चपेट में आ सकते हैं। और जो बात और भी ज्यादा चिंता की है, ये खतरा सैकड़ों साल बाद होने वाला खतरा नहीं है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार रेक्सेनस प्रायद्वीप के नीचे फिर से मैग्मा की हलचल के संकेत मिल रहे हैं। और इस कहानी का अगला अध्याय शुरू होगा दूर भविष्य में नहीं, बल्कि लोगों के पैरों के ठीक नीचे। कई वर्षों तक रेक्सेनस प्रायद्वीप शांत दिखाई देता था। कभी कभी अभी भी भूकंप आते थे, लेकिन कोई संकेत नहीं था कि कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। 2019 के आखिरी हिस्से तक फगरा डाल सब्जाल के आसपास अचानक भूकंपों की संख्या बढ़ने लगी। शुरुआत में कुछ झटके महसूस होते थे, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, लगभग रोज नए और तेज झटके आने लगे। आइसलैंडिक मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार 2021 की शुरुआत तक सिर्फ कुछ हफ्तों में एक ही क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा भूकंप दर्ज किए जा चुके थे। ये एक सामान्य भूकंप नहीं था। ये कोई बड़ा भूकंप भी नहीं था जिसके बाद आफ्टर शॉक्स आए हों। इसे भूवैज्ञानिक सिस्मिक स्वॉर्म कहते हैं। ऐसी स्थिति में हजारों छोटे और मध्यम भूकंप लगातार आते हैं, लेकिन कोई एक स्पष्ट मुख्य भूकंप नहीं होता। आम लोगों के लिए यह अनुभव करना डरावना होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। जब आइसलैंड में इस तरह का सिस्मिक स्वॉर्म होता है, तो आमतौर पर जमीन के नीचे कोई बड़ा बदलाव हो रहा होता है। अक्सर यह संकेत होता है कि मैग्मा हिल रहा है। लेकिन यह कैसे होता है? जरा पृथ्वी की क्रस्ट को मोटे कांच की तरह समझिए। जब बहुत गर्म मैग्मा मेंटल से ऊपर की ओर धक्का मारता है, तो वह चट्टान के सबसे कमजोर हिस्से को ढूंढता है। जब उसे कोई छोटी दरार मिलती है, तो वह उसे बड़ा करने की कोशिश करता है। दरार बढ़ने पर कंपन भी बढ़ते हैं, लेकिन ज्वालामुखी तुरंत नहीं फटता। ऐसा लगता है कि मैग्मा धीरे धीरे क्रस्ट में प्रवेश कर रहा है, और जैसे जैसे अधिक मैग्मा आता है, दबाव बढ़ता है। जब चट्टानें इस ताकत को रोक नहीं पाती, तभी विस्फोट होता है। यही ठीक ठीक आइसलैंड में हुआ। मार्च 2021 में कई महीनों तक लगातार भूकंपों के बाद पगराडाल सब्जाल में जमीन पर एक लंबी दरार आखिरकार खुल गई। एक बड़े पहाड़ के फटने के बजाय एक लंबी दरार खुल गई। वहीं से लगातार लावा बहता रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार पहली खुली दरार की लंबाई लगभग 180 मीटर तक पहुंच गई थी। पूरी घाटी आग की नदी जैसी लगने लगी। कई निवासियों ने अपने पूरे जीवन में पहली बार इस तरह का विस्फोट देखा। आइसलैंडिक अधिकारियों के अनुसार यह रेक्सेनस प्रायद्वीप में पहला ज्वालामुखी विस्फोट है, लगभग 800 वर्षों की शांति के बाद। लेकिन वह अंत नहीं था। वास्तव में वह तो बस शुरुआत थी। लगभग 6 महीनों के बाद जब विस्फोट रुक गया, तो कई लोगों को उम्मीद थी कि समस्या खत्म हो गई है, लेकिन वो सोच गलत थी। 2022 में फिर से विस्फोट हुआ। इसके बाद 2023 में फिर से विस्फोट हुआ। समय के साथ भूवैज्ञानिकों ने देखा कि मैग्मा की गतिविधि रेक्सेनस प्रायद्वीप के दूसरे हिस्से में स्थानांतरित हो रही है। ये धीरे धीरे स्वर्तसेनी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। यहीं से स्थिति गंभीर होने लगी। 10 नवंबर 2023 को आइसलैंडिक सिविल प्रोटेक्शन के अनुसार लगभग पूरे ग्रिंदवीक शहर को खाली करा लिया गया। 3,700 से अधिक निवासियों को अपने घर छोड़ने पड़े। ऐसा नहीं था कि तुरंत विस्फोट होगा, बल्कि वैज्ञानिकों ने देखा कि मैग्मा का एक बहुत बड़ा प्रवाह शहर के ठीक नीचे से गुजर रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो जमीन के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में मैग्मा घूम रही है, और किसी भी समय ये बाहर निकलने का रास्ता खोज सकती है। सिर्फ कुछ ही दिनों बाद जब लोगों को निकाला गया, ग्रिंडाविक के अंदर कई दरारें खुल गईं। कुछ घरों को नुकसान पहुंचा। सड़कों में गहरी दरारें पड़ गईं। कुछ पानी की पाइपें और अन्य जरूरी ढांचे भी क्षतिग्रस्त हुए। रॉयटर्स और आइसलैंडिक अधिकारियों के अनुसार ये आइसलैंड में पिछले कई दशकों में आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। अब भी ग्रिंदवीक में स्थायी रूप से रहने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि एक और विस्फोट का खतरा अभी भी बना हुआ है। लेकिन भूवैज्ञानिकों के लिए एक चीज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो उन्होंने नोटिस की है। सिर्फ एक ज्वालामुखी ही नहीं जागा है। उनका मानना है कि एक लंबा भूवैज्ञानिक चक्र फिर से शुरू हुआ है,
जो आखिरी बार वाइकिंग्स के समय हुआ था। इसी कारण इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है। जब नॉर्स बसने वाले पहली बार आइसलैंड में 874 ईस्वी में आए थे, तो उन्होंने महत्वपूर्ण घटनाओं का बहुत मेहनत से रिकॉर्ड रखा। उनकी पुरानी रिकॉर्ड्स और सागाओं में समुद्र से निकलती आग और दोपहर में भी अंधेरा छा जाने की कहानियां हैं। 23 सदियों तक बहुतों ने सोचा कि ये सिर्फ किंवदंतियां हैं। आधुनिक भूवैज्ञानिकों ने लावा प्रवाह, ज्वालामुखी राख और रेग्जनेस की तलछटों का अध्ययन कर पाया कि कई विवरण वाइकिंग्स के लिखे अभिलेखों से मेल खाते हैं। आइसलैंड जियो सर्वे और अन्य अनुसंधान संस्थानों के अध्ययनों से पता चला है कि 1210 और 1240 के बीच रेग्जनेस में बड़े विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई थी। अब इस समय को रेग्जनेस फायर कहा जाता है। उस समय केवल एक ही विस्फोट नहीं हुआ था, ये लगातार विस्फोट थे जो कई दशकों तक चले। इस वजह से बड़े बड़े चरागाह नष्ट हो गए, किसानों को कठिनाई हुई और राख तथा भोजन की कमी के कारण बहुत सारे पालतू जानवर मर गए। यह आइसलैंड के पहले निवासियों के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने धरती के गहरे इतिहास का अध्ययन किया, तो ये पुराने घटनाक्रम और भी महत्वपूर्ण हो गए। आइसलैंड की झीलों और जमीन की परतों के नीचे ज्वालामुखी की राख की पतली परतें हैं। आम लोगों के लिए ये बस साधारण राख जैसी लगती हैं। प्रयोगशाला में हर परत की अलग रासायनिक पहचान होती है। सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और दूसरे खनिजों की मात्रा अलग अलग होती है, जैसे हर ज्वालामुखी की अपनी फिंगरप्रिंट हो। इन राख की परतों का विश्लेषण करके और इसके ऊपर और नीचे की मिट्टी में रेडियोकार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि प्राचीन विस्फोट ठीक कब हुए थे। आइसलैंड जियो सर्वे के मार्च 2020 के अध्ययन के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब रेग्जनेस प्रायद्वीप जागा है। पिछले 4000 वर्षों में कई बार लंबे समय तक तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधि हुई है। हर चक्र कई सौ वर्षों तक चलता है। इसके बाद ये फिर से धीमा पड़ जाता है और लगभग 800 से 1000 वर्षों के बाद एक नया चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इसी वजह से भूवैज्ञानिक वर्तमान स्थिति का गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ठीक पता है कि आगे क्या होगा, बल्कि इसलिए कि वे जो घटनाएं आज देख रहे हैं वे लगभग उन्हीं पैटर्न्स जैसी हैं जो पहले हो चुकी हैं। और अगर उनकी व्याख्या सही है तो ये केवल अस्थायी विस्फोटों की एक श्रृंखला नहीं हो सकती। ये एक नई गतिविधि के चरण की शुरुआत हो सकती है जो संभवतः बहुत लंबे समय तक जारी रह सकती है। वाइकिंग्स के समय में जब जमीन फटती और आग निकलती थी तो उनके पास बस बचने, प्रार्थना करने और जीवन बचाने के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन आज का आइसलैंड अलग है। अब उनके पास सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस स्टेशन हैं, भूकंप सेंसर हैं और वैज्ञानिक हैं जो लगभग रियल टाइम में जमीन की हलचल पर नजर रखते हैं। वह इंजीनियर लावा के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। आइसलैंडिक मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार रेग्जनेस में फटने से पहले कुछ जगहों पर जमीन मैग्मा जमा होने से ऊपर उठ गई थी। ये आंखों से आसानी से नहीं दिखता, लेकिन जीपीएस और सैटेलाइट रेडार की मदद से वैज्ञानिक देख सकते हैं कि जमीन का कौन सा हिस्सा फूल रहा है, धंस रहा है या हिल रहा है। जब जमीन अचानक ऊपर उठती है तो इसका मतलब है कि नीचे दबाव जमा हो रहा है। जैसे गुब्बारे में धीरे धीरे हवा भरी जाती है। जैसे जैसे नीचे मैग्मा बढ़ता है ये जमीन को ऊपर की ओर धकेलता है। जब इसके साथ हजारों छोटे छोटे भूकंप भी होते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। भूवैज्ञानिक देख सकते हैं कि मैग्मा कहां से गुजर रहा है, उसकी गहराई, आकार और सतह तक पहुंचने की संभावना क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें विस्फोट का समय पता होता है। कोई भी वैज्ञानिक बिल्कुल सही नहीं बता सकता कि किस मिनट में जमीन फटेगी, लेकिन वे चेतावनी संकेत देख सकते हैं। आइसलैंड में पहले से मिली चेतावनी का हर घंटा बहुत जरूरी है, क्योंकि लावा बहना शुरू होने पर उसे रोका नहीं जा सकता। ये बाढ़ की तरह नहीं है जो तुरंत कम हो सकती है। ये आग की तरह भी नहीं है जिसे पानी से बुझाया जा सके। लावा पिघला हुआ पत्थर है, बेहद गर्म, भारी, और जब ये लगातार बहता है तो ये सड़कों को ढक सकता है, पाइपलाइन को नष्ट कर सकता है, जमीन को निगल सकता है और किसी कस्बे तक जाने वाले रास्ते को काट सकता है। आइसलैंड की रणनीति केवल ज्वालामुखी फटने का अनुमान लगाना नहीं है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि लावा कहाँ जाएगा। इसमें इंजीनियरों की भूमिका अहम है।
वे जमीन की बनावट जानने को कंप्यूटर मॉडल उपयोग करते हैं। वे जमीन का ढलान देखते हैं, लावा कहां बह सकता है और कहां उसकी गति धीमी हो सकती है, साथ ही कहां अवरोधक लगाने चाहिए ताकि लावे को घरों, सड़कों, पावर प्लांट या पानी की पाइपलाइन से दूर मोड़ा जा सके। रॉयटर्स और आइसलैंडिक अधिकारियों के अनुसार जब नवंबर 2023 में ग्रिंडाविक के निवासियों को निकाला गया तो महत्वपूर्ण जगहों के चारों ओर सुरक्षा अवरोधक प्रोटेक्टिव बैरियर्स बनाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया। इन दीवारों का मकसद ज्वालामुखी को हराना नहीं है। लावा इतना आसान नहीं है। असली लक्ष्य और भी सरल है, इसे धीमा करना, दिशा बदलना और समय खरीदना। कुछ घंटे भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लोग निकाले जा सकते हैं, उपकरण शिफ्ट किए जा सकते हैं, खतरनाक सड़कें बंद की जा सकती हैं, पावर प्लांट और गर्म पानी की सप्लाई भी बचाई जा सकती है। खासकर जियोथर्मल ऊर्जा पर निर्भर देश में यह जरूरी है। पाइपलाइन और पावर स्टेशन को नुकसान से सिर्फ घर ही नहीं, हीटिंग भी प्रभावित होती है। बिजली, पानी और पूरी कम्युनिटी प्रभावित होती है। लेकिन हर लावा एक जैसा नहीं होता। कुछ लावा मोटा, धीमा और ऊपर से खुरदुरा होता है। कुछ लावा पतला और ज्यादा फिसलनदार होता है, जो जमीन के निचले हिस्सों में आसानी से बह जाता है। यूएसजीएस के अनुसार अवरोध का आकार और उसका कोण लावा के बहाव में बहुत बड़ा फर्क डालता है। अगर दीवार को गलत तरीके से लगाया जाए तो लावा जमा हो सकता है, ऊंचा हो सकता है और उसे पार भी कर सकता है। लेकिन जब कोण सही होता है तो इसके प्रवाह को सुरक्षित जगह की ओर मोड़ने की संभावना ज्यादा होती है। यही वजह है कि सिर्फ मिट्टी डालना ही काफी नहीं है। इंजीनियरों को प्रवाह की दिशा पता होनी चाहिए, उन्हें गति पता होनी चाहिए, उन्हें मोटाई पता होनी चाहिए। उन्हें लावा के महत्वपूर्ण जगह तक पहुंचने से पहले कार्रवाई करनी होगी। रेकेनेस में बैरियर मिट्टी, बजरी, पत्थर और आसपास के ही सामान से बनाए गए हैं। कभी-कभी जब इन्हें बनाया जा रहा होता है, लावा पास ही होता है। इसका मतलब है कि क्रू के लोग काम करते हैं ये जानते हुए कि कभी भी आग की दिशा बदल सकती है। ये कोई साधारण निर्माण परियोजना नहीं है, ये समय के खिलाफ एक जंग है और पृथ्वी की ताकत के खिलाफ भी। लेकिन शुरुआती प्रयोगों ने दिखाया कि उम्मीद है। भले ही वे पूरे विस्फोट को रोक नहीं सकते, वे कभी-कभी लावा का रास्ता बदल सकते हैं। वे बुनियादी ढांचे के कुछ हिस्सों की रक्षा कर सकते हैं और वे लोगों को बचने के लिए ज्यादा समय दे सकते हैं। यही आधुनिक आइसलैंड पुराने वाइकिंग्स के आइसलैंड से अलग होता है। तब ज्वालामुखी विस्फोट को किस्मत मानते थे और लावा आने पर भागना पड़ता था। अब इसकी अंतरिक्ष से निगरानी होती है। इसे सेंसर्स की मदद से मापा जाता है, कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल होता है और इंसानों द्वारा दीवारों से रोका जाता है। लेकिन तकनीक की एक सीमा होती है। इंसान ज्वालामुखी को रुकने का आदेश नहीं दे सकता। कोई भी मशीन टेक्टोनिक प्लेट्स के अलग होने को नहीं रोक सकती और कोई भी इंजीनियर इसे बंद नहीं कर सकता। रेक्सनस के नीचे की गहरी दरारें, वे सिर्फ खतरे से आगे बढ़ सकते हैं, धरती की हलचल को पढ़ सकते हैं, लोगों को तैयार कर सकते हैं और आग का रुख मोड़ सकते हैं इससे पहले कि वो शहर के दिल तक पहुंचे। इसलिए जब तक आइसलैंड के नीचे मैग्मा लगातार चलता रहता है, इस देश की लड़ाई सिर्फ जीवित रहने की नहीं है, ये इस बारे में है कि आधुनिक इंसान कितनी दूर तक एक ऐसी ताकत का सामना कर सकता है जो हमसे कहीं ज्यादा पुरानी, कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा गहरी है। जितना भी कोई शहर हमने एक दूसरे के ऊपर बनाया है। हर नए ज्वालामुखी विस्फोट के साथ आइसलैंड कुछ नया सीखता है और हर नया सबक वे तुरंत अगले इम्तिहान के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि हर साल उनकी लावा से बचाव की व्यवस्थाएं और बड़ी और बेहतर होती जा रही हैं। आइसलैंडिक अधिकारियों के अनुसार रियग्जानेस प्रायद्वीप में अगला विस्फोट होने के बाद उन्होंने देश के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों के चारों ओर बहुत लंबी सुरक्षात्मक दीवारें बनाना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं, ये अब एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बन गया है। कुछ बैरियर कई किलोमीटर लंबे हैं, कुछ की ऊंचाई लगभग 24 मीटर है। ये इतने बड़े हैं कि निर्माण के लिए पर्याप्त पत्थर और बजरी जुटाने के लिए नए खदान खोलने पड़े। इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी साधारण नहीं है। अधिकतर बैरियर घने बेसाल्ट ग्रेवल से बनते हैं, क्योंकि ये गर्मी और लावा के भार के खिलाफ मजबूत है। बाहर बड़े पत्थर लगाए जाते हैं ताकि ये आसानी से न ढहें। हर बैरियर का आकार और कोण भी ध्यान से चुना जाता है।
इनका मकसद सिर्फ रुकावट बनाना नहीं है, लावा की दिशा नियंत्रित करना सबसे जरूरी है। जब इंजीनियरों को पता हो कि पिघला पत्थर किस ओर जाएगा, तो वे उसे सुरक्षित जगह की तरफ मोड़ सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे तेज बहाव वाली बाढ़ का रास्ता बदलना। पानी रोक नहीं सकते, पर दिशा बदल सकते हैं ताकि घर नष्ट न हो। लावा पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। महत्वपूर्ण चीजों में स्वार्टसेंगी जियोथर्मल पावर स्टेशन रुकावटों से सुरक्षित है। आइसलैंड के लिए यह सुविधा बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं से बहुत बड़ी मात्रा में जियोथर्मल ऊर्जा और गर्म पानी आता है, जिसका इस्तेमाल कई समुदाय करते हैं। अगर यह क्षतिग्रस्त हुआ तो सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि बड़े क्षेत्र में बिजली, हीटिंग और गर्म पानी की आपूर्ति भी प्रभावित होगी। सरकार के लिए इसे सुरक्षित रखना प्राथमिकता है, लेकिन बाधाओं के बावजूद पूरे इलाके को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। फिर भी वाहनों के लिए रास्ते होने चाहिए, पाइपलाइन को भी गुजरना पड़ता है। आपातकालीन वाहनों को कभी भी अंदर जाने की जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से बैरियर के कुछ हिस्सों में खास खुले हिस्से बनाई गई हैं। आम दिनों में ये खुले रहते हैं। आइसलैंडिक सिविल प्रोटेक्शन के अनुसार विस्फोट के खतरे पर इन छेदों को जल्दी बंद करने के उपकरण तैयार हैं। कुछ घंटों में सुरक्षा व्यवस्था स्थिति के अनुसार बदल सकती है। विस्फोट रुकने पर भी काम खत्म नहीं होता। असल में वहीं से एक नई जांच शुरू होती है। वैज्ञानिक अपने कंप्यूटर मॉडल को अपडेट करते हैं। वे पता लगाते हैं कि लावा कहां से गुजरा, कहां बैरियर प्रभावी रहा और कहां उसे ऊंचा करने की जरूरत पड़ी। नई सुरक्षा व्यवस्था तय की जाती है, फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। विस्फोट होने पर फिर जांच और निर्माण होता है। फिर से नई समायोजन। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है जो बहुत लंबे समय तक चल सकती है। अच्छी खबर यह है कि आइसलैंडिक अधिकारियों की रिपोर्टों के अनुसार उनकी कई भविष्यवाणी मॉडल्स प्रभावी साबित हुई हैं। कुछ मौकों पर कंप्यूटर सिमुलेशन लगभग लावा के असली रास्ते से मेल खाता था। इसी वजह से वे जल्दी फैसला कर पाते हैं कि भारी उपकरण कहां भेजना है और किस बैरियर की ऊंचाई बढ़ानी चाहिए। लेकिन चाहे तकनीक कितनी भी अच्छी हो, ऐसे मौके आते हैं जब आपको चुनना पड़ता है। हर किसी को बचा पाना मुमकिन नहीं है। इसका एक साफ उदाहरण है ब्लू लगून। यह आइसलैंड का मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 2024 के अंत में ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा आसपास के हिस्सों तक पहुंचा था। कुछ जगहों की कुर्बानी दी गई ताकि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बचाया जा सके। रॉयटर्स और आइसलैंडिक अधिकारियों के अनुसार नई बैरियर का मुख्य उद्देश्य जियोथर्मल पावर स्टेशन और मुख्य इमारतों की सुरक्षा करना है। पार्किंग एरिया प्राथमिकता नहीं है। गाड़ियां बदलना आसान है, लेकिन इतने लोगों को ऊर्जा देने वाला जियोथर्मल प्लांट खोना मुश्किल है। ये दिखाता है कि आपदा के समय कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। हर संपत्ति को नहीं बचाया जा सकता, लेकिन एक समस्या है जिसे सबसे ऊंची बैरियर भी नहीं रोक सकती। जब नई दरार किसी शहर के ठीक नीचे खुल जाती है, तो ये सभी सुरक्षा उपायों की सबसे बड़ी सीमा होती है। अगर मैग्मा सीधे घरों और सड़कों के नीचे ऊपर आ जाए, तो कोई भी बैरियर इसे रोक नहीं सकता। इसी वजह से आइसलैंड की तैयारी सिर्फ दीवारें बनाने तक सीमित नहीं है। वे अपनी पूरी आधारभूत संरचना को भी लगातार सुधारते रहते हैं। उनकी योजना है कि कुछ ट्रांसमिशन लाइनों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जाए, कुछ पाइपलाइनों को मजबूत चट्टानों के नीचे दबाया गया है, कुछ मुख्य सड़कों को फिर से डिजाइन किया गया है ताकि ज्वालामुखी विस्फोट के समय वैकल्पिक रास्ते आसानी से उपलब्ध हो सकें। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, शोधकर्ता अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि विकल्प जल्दी मिल सकें। तकनीक के बढ़ने के साथ शोधकर्ता अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उपग्रहों, जीपीएस स्टेशनों, भूकंपीय सेंसरों से मिलने वाले विशाल डेटा की मात्रा है, और सबसे बड़ी सीमा ये है कि इससे अगला विस्फोट कब होगा ये बिल्कुल सटीक नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये मदद करता है कि विस्फोट के संकेत जल्दी देखे जा सकें। ऐसे पैटर्न जल्दी दिख जाते हैं जिन्हें इंसान तुरंत नहीं पहचानता। आइसलैंड में ये आम है, इसलिए कई देशों के लिए ये एक विकल्प है। ज्वालामुखी विशेषज्ञों और आपदा विशेषज्ञों के अनुसार इतिहास में बहुत कम ऐसे आधुनिक देश हैं जिन्हें लगातार ज्वालामुखी संकट के बीच अपनी अर्थव्यवस्था और शहरों को चलाते हुए जीना पड़ा हो। अगर आइसलैंड के कदम सफल होते हैं
तो ये भविष्य में सक्रिय ज्वालामुखी वाले अन्य देशों के लिए एक मॉडल बन सकता है। लेकिन आखिरकार एक सच्चाई बिल्कुल साफ है। इंसान कभी भी पृथ्वी की हलचल को नहीं रोक सकता। हम टेक्टोनिक प्लेट्स को नहीं रोक सकते। हम मैग्मा को रुकने का आदेश नहीं दे सकते। हम केवल प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं, इसकी चेतावनियों को समझ सकते हैं और विज्ञान का उपयोग करके नुकसान को कम कर सकते हैं। हजारों वर्षों से आइसलैंड को ग्रह की गहराइयों से उठती आग ने आकार दिया है और ऐसा लगता है कि ये जल्द खत्म नहीं होगा। जैसे जैसे नया रेक्सिनस ज्वालामुखी चक्र जारी है, आइसलैंड को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जो सिर्फ कुछ सालों तक नहीं बल्कि कई दशकों तक चल सकती है। Hindi lang ng ilang taon, kundi ng maraming ये केवल एक ज्वालामुखी की कहानी नहीं, बल्कि उस देश की है जो रोज प्रकृति की शक्तिशाली ताकतों से तालमेल बैठाने की कोशिश करता है। हर बार जमीन में विस्फोट होने पर साबित होता है कि इंसान शायद पृथ्वी को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन विज्ञान, तैयारी और सही फैसलों की मदद से जब तक हमारी ये धरती चलती रहती है, हम और ज्यादा जिंदगियां बचा सकते हैं।